सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो भैया आपको 2 चैप्टर मिल चुके हैं चैनल पे। तीसरा चैप्टर हम लोग आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं। जरा मुझे एक बार चेक करने दो, वॉइस वगैरह सब क्लियर है यार, ठीक है ना। तो थर्ड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड से पहले एक बार हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर किससे मिलकर बना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार बच्चा एक बोल रहा था कि सर आप फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक में चले गए। क्या करूँ यार, मेरी आदत पड़ी हुई है चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। बट चलो कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, है ना। बस मेन चीज ये है, आपको कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो स्किप कर सकते हो, कम हो गया तो गड़बड़ होगा, है ना। बट स्टिल मैं ध्यान रखूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार तुम लोग जो कमेंट करते हो, तो प्लीज यार जो भी वीडियो देखा करो, आपको जो भी वीडियो में अच्छा लगे कि सर मुझे भैया ये वाला अच्छा लगा, या भैया ये वाला मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया, ये बताया करो यार, ठीक है ना। बातें किया करो, अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगा मैं भी आपको रिप्लाई वगैरह करूं, तो सो दैट एक हमारा एक कनेक्शन बनेगा, सो दैट आप मुझसे अपनी चीजें बोल पाओगे ईजिली। बाकी बात रहेगी असाइनमेंट की, तो यार मैंने सर वगैरह से, मैनेजमेंट जो सर है हमारे, उनसे मैंने बोल रखा है, तो जो वो भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल के लिए आज हमारा जो चैप्टर है वो है एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। और आप लोग वीडियो को लाइक करा करो और क्या कहते हैं कमेंट्स वगैरह किया करो, सो दैट हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। आप वीडियो जस्ट देख के चले जाओगे, आपको अच्छी भी लगी, नहीं भी अच्छी लगी, एक्सपाइट जो भी है, आपके काम की या नहीं है, तो वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बट अगर आप हमें अपने सजेशन दोगे, बताओगे कि सर देखो ये वाला पोर्शन ये अच्छा है, ये वाला नहीं आ रहा, वो वाला नहीं आ रहा, हम उस पर काम करेंगे। हम सोचेंगे वो वाली वीडियोस पहले आपके पास आ जाएं, ठीक है ना। तो अपने सजेशन जरूर आप दिया करो। और बहुत अच्छा लगता है जब आपको कमेंट्स करते हो। अगर बन गया तो मैं अगली बार से, अगर कमेंट्स आप लोग ज़्यादा करोगे तो मैं पढ़ूंगा भी, मजा आता है यार थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की, दैट इज एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। यार एक बात बताओ, चाहे एलिमेंट हो, चाहे मिक्सचर हो, चाहे कंपाउंड हो, ये मिलके किससे बना है? ये मिलके बना है एटम से। तो एक बार, सॉरी, मैटर से। ये किससे मिलके बना है? मैटर से। और मैटर क्या है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैटर क्या है, मैटर, तो आप कहोगे सर मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी है वो क्या है? मैटर ही है। जिनके पास क्या है? जिसके पास थोड़ा बहुत मास है और जो जगह घेरता है उसमें क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आपने बचपन से बात पढ़ रखी है। और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? तो आपको पता है, मैटर मॉलिक्यूल से, एटम से। फिलहाल एटम की बात कर लेते हैं। तो जो भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं। बट क्या एटम हमारे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हैं? क्या एटम से भी छोटा कुछ होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर कुछ और होशियार बच्चे होंगे वो कहेंगे सर प्रोटॉन भी 3 क्वार्क्स पार्टिकल से बना होता है, क्वार्क्स पार्टिकल भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मेसॉन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। भैया वहां तक नहीं जाना है, ठीक है ना। बस लौट आओ, हम सिर्फ बात करेंगे एटम तक की। कि यार देखो, अगर मैं बात करूं एटम की, कि मैटर किससे मिलकर बना है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे इन्हें कहते हैं एटम। अब ये एटम को देखने के लिए हम लोग एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसका नाम है एसटीएम। क्या नाम है? एसटीएम। एसटीएम का मतलब होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। एसटीएम का फुल फॉर्म क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात, एटम के बारे में कुछ बातें आप और समझ लो। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम, चलो ठीक है, अब आपने बोल दिया कि एटम तो क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसे हम किससे देखते हैं? एसटीएम से देखते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग इसे देख लेते हैं। अब आपको यह भी पता है कि एक हमारा जो छोटू सा ये एटम होता है, ये भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट थोड़ी थोड़ी बातें ऊपर ऊपर की तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी इससे बच नहीं सकते हो तुम कि नहीं सर बस और ऊपर का पढ़ा दो। इससे ऊपर का नहीं हो सकता यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं एक बार अपन, एक बार बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, है ना, एक बार बात कर लेते हैं अपन न्यूट्रॉन की। जरा इनके तुम एक बार चार्ज और मास याद कर लो, ये तुम्हारे काम की चीज है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कुछ चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है उस पर कुछ चार्ज है, न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल होता है। तो एक बार देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे सर इट इज नथिंग। ये होता कितना? प्लस 1 पॉइंट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, क्या लिख रहा हूँ, देखो माइनस का 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करें, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, चार्ज बदल जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। एंड अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एटम है, इस पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। मास एक बार देख लो, थोड़ा सा मास में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो भैया, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्लस का 9.1 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg, ठीक है ना। और अगर तुम इसे ग्राम में लिखना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे? 9.1 इंटू में 10 टू दी पावर 3 जीरो कम कर दो, माइनस का 28 ग्राम, ठीक है भाई। और अगर तुम लोगों को मेरी स्पीड बहुत तेज लगा करे कि ये सब तो ऐसे बोलते जा रहे हैं, तो थोड़ी तुम धीमी कर सकते हो। वैसे भी तुम लोग 2x में ही तो देखते हो, तो तुम्हारा वो काम हम आसान कर देते हैं कि तुम उधर 2x में करो, हम ऐसे ही 2x में बोल देंगे, ठीक है ना। फिलहाल
ये बात हो गई किसके, इलेक्ट्रॉन के मास की। अगर हम बात करें प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का मास क्या है, देखो जनरली हम लोगों को ये बताया गया है कि प्रोटॉन का मास और जो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास ये बराबर होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मुझे पता नहीं किस लेवल पे ये बात तुम समझ रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो। देखो यार, अगर हम बात करें प्रोटॉन के मास की, तो ये होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। और अगर आप इसे ग्राम में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.673 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के मास की, तो न्यूट्रॉन का मास भी आप कहोगे सर सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि हम उस डिफरेंस को ऐसा बोल दें कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हाँ डिफरेंस इज डिफरेंस। अब वो ज्यादा हो या कम हो, जो विनर है वो फर्स्ट ही रहेगा और सेकंड वाला कभी फर्स्ट पे नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है सेकंड वाला सेकंड रहेगा। ये भले कहते कि यार ये सेकंड आ गया, अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन रहेगा तो सेकंड ही, फर्स्ट वाले को तो विनर माना जाएगा। ऐसे ही 1.67 यहाँ पे 5 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻24 ग्राम। मेरी बात सुनो, बस इतना डिफरेंस है। देखो यार इतना तो सेम है, इधर भी सेम है, बस क्या है कि यहाँ पे क्या है 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका होता है 1.673 जबकि उसका होगा 1.675। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट स्टिल डिफरेंस है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मेरी बात सुनो, तो आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि भैया हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात तो आपकी सही मानी जाएगी। अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाओगे तो ये सही है, बट अगर आपने एग्जैक्टली इक्वल बोला तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, बट हाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एक बात और सुनो, अभी हम कैलकुलेशन में हम ही तुम्हें बोल देंगे कि देखो ये भी 1.67, ये भी 1.67, या इसे हमने 1.6 ही बोल दिया। कैलकुलेशन के टाइम हम अपना थोड़ा सा आसान लेके चलेंगे, हम पूरा 3 नंबर तक नहीं जाएंगे कि 1.673 1.67, फिर तो हम कैलकुलेट ही कर चुके, फिर हो गया काम, ठीक है ना। तो वही चीज है यार, कैलकुलेशन में हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, बट सही बात ये लिखी हुई है। और जो प्रोटॉन का मास है, बहुत ध्यान सुनना, और आपका ये आपको पता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, न्यूट्रॉन के मास से, लेकिन ये दोनों कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अकेला प्रोटॉन का जो मास है वही इलेक्ट्रॉन के मास से कम 1800 गुना ज्यादा होता है, तकरीबन। तो सिर्फ प्रोटॉन का मास ही 1800 गुना ज्यादा है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपैरेटिवली, तो भैया ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि किसी भी एटम का 99% मास जो होता है वो उसके न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में बैठा कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन, या अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स वर्ड ही बताता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसी से बनाया गया, ठीक है ना। तो अच्छा, इन दोनों को ऐड करके क्या बना, न्यूक्लियॉन्स। और किसी भी एटम का 99% मास किस पे डिपेंड करता है, इसी पे, 99% से भी ज्यादा यार, इनफैक्ट, है ना। हम बोलते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो 99% एम्प्टी है एक तरीके से। क्यों एम्प्टी, क्योंकि भैया वो न्यूक्लियस तो 20 में। अच्छा, एक और बात कहीं पे लिख दे रहा हूँ साइड में, देखो थोड़ा सा ये बातें आपको पता होनी चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ कि देखो जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम, एक एटम का जो साइज होता है वो होता है बेटा तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आपने पढ़ रखा है ना, इसे क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। और जो तुम्हारा साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का, है ना, जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो आप लगा लो कि भैया न्यूक्लियस का साइज कितना कम है एज कंपेयर टू द एटम का साइज। इसीलिए मास सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, न्यूक्लियस पे। तो एटम पूरा कैसा होगा, एम्प्टी तो होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इतनी बात जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ये मत कहना यार सर बहुत डेप्थ में चला, अरे भैया ये बहुत डेप्थ नहीं, ये बेसिक बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में पढ़ना नहीं चाह रहे, तुम्हारा ये है कि सर जल्दी जल्दी उतना बताओ जिससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो, और भरोसा रखो तुम्हें उतना ही बताया जाएगा, लेकिन यार इतना बेसिक ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कुछ बच्चों ने पता भी होगा सबको। चलो फिलहाल वापस आ जाओ। अब हमें पता चल गया मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सब हमें डिटेल से ऑलरेडी पता है। अब देखो मैटर के अंदर हम देखेंगे कि मैटर को 2 टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। एक अपने कौन से, प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास कौन से होंगे, मिक्सचर्स होंगे। प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास एलिमेंट होंगे, एक हमारे पास कंपाउंड होंगे, ठीक है भैया। एलिमेंट जो इंडिविजुअल होंगे, ठीक है ना, कंपाउंड जिसमें हम लोग मिला के बनाएंगे जिन्हें। फिर मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप के हो गए, एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, एक हो गया हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इन सबको हमें बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक करके पढ़ना है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, बाकी फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक। चलो अच्छा, एक बार मुझे और तुम लोगों से पूछनी थी, बट मैं तुमसे कैसे पूछूंगा कि क्या तुम लोगों को एलिमेंट्स याद हैं।
अब तुम कहोगे सर फिर आप वही वाली बात कर रहे हो कि बहुत डेप्थ वाली बात नहीं है। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि तुम लोगों को 10 तक तुमने पढ़ा था जब, तो तुमने 20 तक के एलिमेंट याद करे थे ना, तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट तुम लोगों को याद होने ही चाहिए। तो वैसे तो अभी आगे पीरियोडिक टेबल आएगी, मैं तुम लोगों को पूरा बता दूंगा, बट मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता दूंगा जो तुम्हें याद ही करने हैं। उनके मतलब ये नहीं हो सकता कि वो छोड़ दो तुम, वो तुम्हें रट्टा मारना ही मारना है, स्पेशली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तुम डी ब्लॉक ना भी करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें ट्रिक बता देंगे, बट तुम करना चाहे मत करना वो तुम्हारी हेडक है, लेकिन तुम्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हम तुम्हें बता देंगे। फिलहाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोएटॉमिक क्या एलिमेंट। भैया देखो कॉपर हमेशा, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, एक एटम, तो कॉपर हमेशा कॉपर की फॉर्म में ही पाया जाता है। कभी तुमने Cu2 सुना है? तुम कहोगे सर सुना है, अबे साले ऑक्साइड के साथ सुना होगा, Cu2O या Cu2Cl2 सुना होगा, अकेला थोड़े ना सुना होगा। अकेला तो कॉपर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, राइट। ठीक है, हीलियम की बात करें, हीलियम इज ऑल्सो अ मोनोएटॉमिक गैस, He की फॉर्म में होता है, कभी भी He2 नहीं होता है। तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा था, तुमने पढ़ा था कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, He2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, इसका मतलब He2 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आयोडीन की बात करें, आयोडीन कभी भी I की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक डायटोमिक गैस है। क्या है ये एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बैरियम हमेशा Ba की फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो हैं, ये वाला नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ये मोनोटॉमिक नहीं है तो डायटोमिक है, सिंपल सी बात है। चलें आगे, चलो अगला देखो बेटा, ये तो अच्छा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है क्या, हाँ आयोडीन इज द, ठीक है ना। चलो अगला देखें, हाँ अब वही वाली बात है, डेफिनेशन थोड़ी बहुत देख लो यार। कह रहा है कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो इन सब स्लाइड पे मत जाओ, देखो ये कुछ वो चीजें हैं जो हमारे पास दिखनी चाहिए तुम्हें, कि एक बार बस पता चल जाए क्विकली, बाकी इसमें टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। टाइम जहाँ पे मुझे बर्बाद करना मैं कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो यार, हमें ये पता है कि मैटर कितना है, मैटर पढ़ चुके हैं डिटेल से, मैटर के अंदर भी जा चुके हैं हम लोग, सब कुछ कर चुके हैं। अब कितने टाइप का मैटर होता है तो सामने लिखा हुआ है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 2 बार लिख दिया, कुछ अलग है क्या, प्लाज्मा ही तो है, प्लाज्मा है। फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसमें एक बात ध्यान रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो तुम्हारी स्टेट होती है 5वीं स्टेट मैटर की, इसमें बोस कौन थे, बोस थे इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब चलो इस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अब आप समझ लो। हालांकि क्या ही बोले, हम लोगों के इंडियंस के संग कुछ ज़्यादा चीज़ अच्छी होती नहीं है ना। कोई काम करते हम लोग हैं, क्रेडिट उसका कोई और ले लेता है, बट चलो खैर कोई बात नहीं। तो अपने पास 5 स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और अपने पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस है उनका नाम है सर सत्येंद्र नाथ बोस जी। फिलहाल ये क्या है, वापस आ गया, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ अब देखो, कह रहा है कि इंटर कन्वर्जन करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब हमें ये तो पता है कि जनरली हमारे पास 5 स्टेट है, लेकिन हम 5 स्टेट तो नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब एक बात ये भी है, क्या हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, क्या हम लिक्विड से गैस जाते हैं, क्या हम गैस से वापस से सॉलिड आ सकते हैं, या सॉलिड से वापस गैस जा सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप सॉलिड से, अगर आप कहाँ गए, सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में चले गए, तो इस फिनोमिना को आप क्या कहोगे, इस फिनोमिना को आप कहोगे सब्लिमेशन। ध्यान रखना, अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ चले गए, गैस में। ये चार्ट तुम्हारी कॉपी में बना होना चाहिए कि अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गए गैस में तो सब्लिमेशन। उल्टा कर दो कि अगर हम गैस से डायरेक्ट आगे कहां, सॉलिड में, तो इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अगर आपने डायरेक्ट सॉलिड से गैस में गए तो सब्लिमेशन, और गैस से वापस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहे हो तो डिपोजिशन। देन उसके बाद अगर आप कहां गए, अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ गए तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट हो गया तो लिक्विड बन गया। और अगर आप लिक्विड से फ्रीज हुए, मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट हुए, तो उसे कहेंगे फ्रीजिंग। ये भी आपने पढ़ रखा है। देन उसके बाद अगर आप लिक्विड से गैस में चले गए तो उसे कहते हैं इवापोरेशन, वेपराइजेशन, पढ़ा है आपने। और गैस से अगर वापस आप लिक्विड में आ गए तो क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलें आगे, आज स्लाइड थोड़ी सी ज़्यादा है। चलो अब एक और बात है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सुनो यार, ये जो स्टेट बदलती हैं तो ये स्टेट क्या अपने आप बदल जाती हैं? क्या ये स्टेट अपने आप बदलती हैं? तो आंसर है नहीं भैया, कुछ ना कुछ टेम्परेचर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रेशर का भी रहता है, और भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है ना, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है कि आप घर में बैठ के, घर में क्या मतलब किचन में चाय बना रहे हो। अब किचन में चाय जो बन रही है वो चाय कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलेगी, बताइए जरा। तुम कहोगे सर चाय जो है वो खौलती है 100 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि चाय किससे, पानी तो है चाय में, मेन कंपोनेंट जो है वो चाय का क्या है, पानी है। अगर पानी है तो तुम्हें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तो अगर जब तुम चाय किचन में बना रहे थे, किचन में क्या है, रूम टेम्परेचर लोगे 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा, और प्रेशर भी आप 180 में लेके चलना है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, विंडो खुली है। अच्छा,
तो हम अगर बात करें लैब की या किचन की, तो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेके चलेंगे, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब मान लो बाहर आ रही है आंधी, बाहर क्या आ रही है आंधी, जैसे इस समय आ रही है आजकल, तो आंधी में जाके तुम चाय बना के दिखाओ और तुम हमें 100 डिग्री पे उबाल के दिखाओ, क्या 100 डिग्री पे चाय उबल जाएगी? कहोगे सर गैस ही नहीं जलेगा। भाई इंडक्शन लेके चले जाओ, इंडक्शन तो जलेगा, इंडक्शन जलेगा। लेकिन अगर तुम बाहर जाके, आंधी आ रही है बाहर बहुत तेज, और तुम उस समय चाय उबालना चाहो, तो क्या चाय 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अब बाहर की जो कंडीशन है वो एसटीपी नहीं है। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाहर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है नहीं, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वही है कि अगर हम बात करें कि चेंज अगर हमें करना है किसी भी स्टेट को, तो उस पर क्या है, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। देखो लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कहाँ गया पेन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अब पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। बहुत ध्यान सुनो, लेटेंट हीट क्या होती है। देखो यार, लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है गुप्त, समझ रहे हो, छुपा हुआ। लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त, यानी कि छुपा हुआ। अब तुम लोग समझ जाओ, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम जा रहे हैं, हीट हम ऐड कर रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, हीट हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम जा रहे हैं, हीट हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। उसी छुपी हुई हीट को, और स्टेट चेंज हो रही है, उसी छुपी हुई हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो वही देखो, हीट सप्लाइड, आपने क्या करा, आपने हीट सप्लाई करी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस वाले को देखो, यहां से लेके यहां तक देखो ध्यान से। इधर जब तुम बढ़ रहे हो तो हीट तो बढ़ रही है, देखो जब इस लाइन में बढ़ोगे तो हीट सप्लाइड जो है वो तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर देखो, यहां पे जरा देखो, टेम्परेचर इतना ही है। इधर आए तब भी आ गया है, तब भी और आ गया है, और आ गया यहां तक। तो यहां तक क्या हो रहा है, यहां तक आप हीट तो ऐड कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर कैसा है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो भैया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कहने का मतलब आप इसे समझ लो कि आपने क्या करा, यहां पे सॉलिड था, लेकिन यहां से किस में कन्वर्ट होने लग गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया, और इसके बीच में आपने हीट ऐड कराई, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर आपका नहीं चेंज हुआ। उसी छुपी हुई हीट को क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है ना। अब समझो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, कि आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। अब आपने लिक्विड को गैस में बदल दिया तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? इजी सा था आपका, इसमें कुछ भी बहुत ऐसी वैसी वाली बात नहीं। देखो बेटा, लिखा हुआ भी है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। इसमें भी लिक्विड है क्या? यहाँ पे गलत लिखा है क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस होगा, सही कर लेने से, ठीक है ना। तो बस वही है, समझ गए। लेटेंट हीट वाली बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, चलें आगे। लेटेंट हीट का मतलब है कि यहां से यहां तक हमने क्या करा, हीट तो ऐड कराई, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और स्टेट चेंज हो गई। तो इसमें एक छुपी हुई ऊष्मा थी, छुपी हुई ऊष्मा को ही हमने क्या बोला, लेटेंट हीट बोला। बस दैट्स इट। चलो आगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये वही है कि हाँ देखो, आप कह रहा सॉलिड से लिक्विड चेंज मेल्टिंग बोलते हैं, ये फालतू, मजा नहीं आ रहा। देखो अगर हमारे पास इधर सॉलिड है और सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। लिक्विड से वापस से लेके आएंगे सॉलिड में तो फ्रीजिंग हो जाएगा। इनमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करो, जहां बर्बाद करना हम बता देंगे कहाँ करना है। फिर उसके बाद देख लो, कह रहा है लिक्विड को गैस में करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो, कह रहा है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब देखो मेरे साथ कुछ बच्चे फिर कहेंगे अरे सर ज्यादा पढ़ा दिया। अरे भैया, जहां पे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है वहां पढ़ाएंगे। देखो इधर एक वर्ड यूज हो रहा है कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो मेरी बात सुन लो, इसमें ना कंफ्यूज मत होना कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या है। देखो पहले देख समझो, जैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो तुम्हारा टाइम थोड़ा कम ही लगेगा। इधर टेम्परेचर लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है ना। पहली बात तो वेपर प्रेशर क्या होता है जल्दी बता दो। सॉल्यूशन चैप्टर में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 10th में। देखो भैया, वेपराइजेशन का मतलब होता है कि द वेपर प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। एक बार कहीं पे चाहो तो नोट भी कर लो। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये क्लोज बीकर है कोई, हमने क्या करा, हमने इसे ऐसे क्लोज कर दिया, ये क्लोज बीकर है, ठीक है ना। और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कोई लिक्विड भर रखा है और उस लिक्विड को अपन क्या कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं हीट। भैया ये लो, यहां से आप क्या कर रहे हो, इसे हीट कर रहे हो। तो हीट करने पे क्या होगा, इसकी वेपर्स निकलेंगी। अब ये वेपर्स वापस से लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, बोल रहा हूं मैं, लिखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapors over the surface of liquid is called as vapor pressure। अच्छा एक और बात भी है, ये ना, ये कहां होता है, तो ये होता है एट इक्विलिब्रियम। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होती है, रेट ऑफ वेपराइजेशन
बेटा इक्विलिब्रियम पे वो बराबर होती है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, है ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर आ जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस बात को समझो ऐसे, ये भगोना है और इसमें आप पानी गर्म कर रहे हो और आपने क्या करा, इसके ऊपर प्लेट ढक दी। जब ये खौलने लग गया, जब इससे वेपर्स निकलने लग गए और तुम गैस बंद कर दो या जलने, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर इसके ऊपर तुम प्लेट ढकी है तो तुम प्लेट ढको, तुम विद इन अ सेकंड या 1 सेकंड 2 सेकंड में प्लेट को उठा के देखो तो लिक्विड से वेपर बन रहा था, उस प्लेट पे पानी आ चुका होगा, यानी कि वेपर्स वापस से लिक्विड में भी बराबर रेट से ही हो रही हैं। तो यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल रेट से होता है इक्विलिब्रियम पे। अब एक बार समझ लो बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं आपके सामने ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ तुम्हें क्या बता रहा है, तुम्हें ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ ना बोलो यार। तो ये कौन कर सकता है, ये होगा किसके लिए, वोलाटाइल लिक्विड के लिए। अब वोलाटाइल क्या होता है, 2 टाइप के लिक्विड होते हैं, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं जा रहा है, डोंट वरी, थोड़ा सुन लो बस। देखो एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जो आसानी से इवापोरेट हो जाए, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो आसानी से इवापोरेट ना हो, बस। देखो तो एक ऐसा टेम्परेचर, सुन लो, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 atm प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm ही होता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि एक लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड, ये मान लो क्या है, प्योर लिक्विड है, सपोज क्या है, ये प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है। तो किसी भी लिक्विड का एक वो टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का एक वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, उसी टेम्परेचर को कहते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो भैया, एक ऐसा टेम्परेचर लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर मैंने बता दिया। वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि जब लिक्विड अपना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए किसमें, वेपर्स के अंदर। ठीक है, तो ये 2 बातें और याद रखना कि अगर आपसे, आपको दिमाग में ये भी रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसी भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वेपराइजेशन आपको पता ही है। एक और बात ध्यान रखो कि भैया जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वेपर प्रेशर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इसका भी ध्यान आप लोग थोड़ा सा रखना। चले आगे, चलो। अब कह रहा है कि गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, पता ही है तुम्हें कि गैस को, अगर हम, अभी मैंने यही बात बताई कि हमारे पास ये भगोना रखा था, ठीक है, और इसके अंदर क्या था, लिक्विड भरा हुआ था, और इस लिक्विड को हमने क्या करा, हीट करा। तो हीट करने पे यहां से क्या निकली, वेपर्स निकली, ठीक है ना, वेपर्स। और हमें पता है कि होता क्या है कि अगर आपने इसे ढक रखा है, ठीक है ना, तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होती है। तो ये वेपर्स जो निकल रही हैं ये वापस से जाके प्लेट पे कंडेंस हो जाएंगी। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे बराबर। तो ये आपको पता ही है। चले आगे, चलो आगे। सॉलिड टू सॉलिड चेंज फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड चेंज फ्रीजिंग पता है। जैसे तुमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, ऐसे देखो फ्रीजिंग पॉइंट एक बार देख लो। वैसे तो तुम्हें पता ही है यार ये सब, है ना, तुमने अभी क्लास 12th में पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। तुमने पढ़ा है तो फिर तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है इसकी, है ना। इधर लिख लेते हैं अपन क्या, टेम्परेचर, इधर लिख लेते हैं हम लोग प्रेशर। कौन सा, वेपर प्रेशर। तो आपको पता है कि अगर ये अलग, ये तो लोगों ने सॉल्यूशन में ग्राफ ऑलरेडी देख रखा है ना। देखो अगर ऊपर ऊपर पढ़ो तो आगे बढ़ जाओ। फ्रीजिंग तुम्हें पता ही क्या होती है कि भैया अगर हम वाटर की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से कंडेंस होना स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बोलते 0 डिग्री है, लेकिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं 4 डिग्री से, है ना। 4 डिग्री से वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग चालू हो जाती है, और 0 डिग्री पे क्या करते हैं, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा प्योर लिक्विड है। आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि दिस इज योर प्योर लिक्विड। और एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे इसका प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। तो ये अपने पास क्या होगा, इसे बोल देते हैं TF0। अब यहाँ से क्या हुआ, अब सॉलिड का मतलब ये क्या था, ये प्योर लिक्विड था। अब यहाँ से क्या होगा, ये सॉलिड होने लग गया, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास सॉलिड। अगर हम बात करें किसके, सॉल्यूशन की, तो ये ग्राफ होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड से, तो प्योर लिक्विड से तो कम ही होगा, है ना। ये कैसा है, ये प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड बोल सकते हो। और देखो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर, कौन सा, ये वाला टेम्परेचर, कहाँ पे, ये वाला TF, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और सॉल्यूशन इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बाकी ऊपर तुम्हें पता ही फ्रीजिंग क्या होती है। आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है, चलो।
अब इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इन्हें भी जल्दी जल्दी आप नोट ही कर लो कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन केमिस्ट्री वेयर अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बस इस बात को, स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि भैया विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, कि जो तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है ना, जहां पे तुम्हारे पास सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस। जैसे कैम्फर को देख लो यार, है ना, कैम्फर है, कैम्फर, कपूर, कपूर क्या सॉलिड है, तुम उसे हीट करो तो लिक्विड थोड़ा बनेगा। कभी घर में हवन वगैरह होता है हम लोगों के, तो हम लोग क्या करते हैं, हवन वगैरह में कैम्फर, कैम्फर जाने कपूर, कपूर, तो हम लोग उसे डालते हैं ना कपूर को उसमें, सो दैट स्टार्टिंग में इनिशियली हमें जब आग जलानी होती है, तो आप जो कपूर को अगर आप हीट करोगे तो कपूर से लिक्विड थोड़ा ना बनेगा, कपूर सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वेपर्स में। इसका मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चला गया, गैस में। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चल लो, ठीक है ना। चलो भैया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, ये तो मैंने बता रखा था प्रेशर वाला सबसे पहले आपको, कि अगर हम प्रेशर की बात करें तो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो कंडेंसेशन होगी। जैसे मान लो वेपर्स निकली, अब वेपर्स उसमें, जैसे क्लोज बीकर में वेपर्स थी, ठीक है ना, अगर आप ऊपर से कोई एक्सटर्नल पिस्टन लगा के, पिस्टन पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के पिस्टन को नीचे करते हो और प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तो क्या होगा कि वो जो वेपर्स के पार्टिकल थे वापस में, वेपर क्या होती हैं, मतलब गैस, और गैस के पार्टिकल कहाँ रहना पसंद करते हैं, दूर दूर। लेकिन अगर क्लोज बीकर है और ऊपर एक पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन, और उसको तुम्हें फोर्स लगा के तो उन्हें कंप्रेस कर रहा हो, तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। वेपर के पार्टिकल रहते कहाँ हैं, दूर दूर, अब क्या होगा, पास पास आ जाएंगे, पास पास होकर क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा, तो भैया लिक्विड में बदल जाएंगे, और क्या होगा, ठीक है। चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये तो पता पढ़ा चुका ना, लेटेंट हीट तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वही है, बार बार ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गई स्लाइड, देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो कह रहा है सबसे पहला तो करेगा बेटा सरफेस एरिया, फिर कौन करेगा, फिर करेगा टेम्परेचर, फिर कौन करेगा, ह्यूमिडिटी करेगा, फिर कौन करेगा भैया, विंड स्पीड करेगा। देखो विंड स्पीड का एग्जांपल मैं तुम्हें दे चुका हूँ, चाय बनाने वाला, ठीक है ना। अब इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके समझो। देखो यार, इवापोरेशन हो रही है, इवापोरेशन का मतलब कि लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स में। देखो एक बात और बताते हैं, जो कौन सा मंथ होता है, अगस्त का महीना होता है ना, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा अगस्त में होती है, तो अगस्त के मंथ में नेचर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि चाय बनेगी नहीं, तुम थोड़ा एज्यूम करके देखो कि मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस रूम में बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता क्या है, गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल आ जाना, मतलब कि यहाँ पे अभी गैस के पार्टिकल हैं, तो गैस के पार्टिकल कहाँ हैं, दूर दूर हैं, लेकिन उन गैस के पार्टिकल में कौन आ गया, लिक्विड आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे चाय बनाने लग जाऊँ, अब चाय में होगा क्या कि चाय में लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। जो आप पानी गर्म कर रहे हो, पानी खौला रहे हो, वो क्या है, लिक्विड है, लेकिन वो खौल के किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। लेकिन वेपर में ऑलरेडी लिक्विड क्या है, भरा हुआ है, तो क्या आसानी से वेपराइजेशन हो पाएगा, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं तुमसे कि अभी इस रूम में ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, मान लो, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैस के पार्टिकल है, मतलब गैस के पार्टिकल तो बहुत बहुत दूर दूर है, तो आसानी से वेपराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वेपराइजेशन में क्या है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, यानी कि उसमें लिक्विड ही तो है, तो जाके क्या होगा, इनके बीच में भर जाएगा, खाली पार्टिकल के बीच में। लेकिन अगर यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, उनके बीच में ऑलरेडी कौन भरा हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल ऑलरेडी फिल्ड है। उस केस में अगर मैं यहाँ पे वेपराइजेशन कराऊं, तो क्या वेपराइजेशन अच्छे से होगा, आंसर इज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो गैसेस पार्टिकल थे उनमें ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही सरफेस एरिया का देख लो वेपराइजेशन के टर्म्स में, कि भैया अगर तुम इतने बड़े भगोने में कोई चीज़ गर्म करो, मैं 2 लोगों की चाय बनाओ इतने बड़े भगोने में, है ना, जिसमें लोग घर पे बनाते हैं, या थोड़ा बड़ा कर लो, और इतने बड़े तसले में बना दो, या इतने बड़े भगोने में चाय बना दो 2 लोगों की, किसमें जल्दी बन जाएगी, इस वाले में। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो खोलेगा, तो इवापोरेशन वैसे नहीं होगा। टेम्परेचर वही वाली बात है, टेम्परेचर का तो क्लियर ही है, और बाकी विंड स्पीड मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन में क्या है कि भैया ये पहली बात तो क्वेश्चन देख लो, 2022 एनडीए में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली व्हेन, कब होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है कि भैया द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हम हाई कर दें, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज। देखो यार, मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बीकर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, ठीक है ना, तो पहले तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास इवापोरेशन है वो कौन सा फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना ही तो है। सरफेस फिनोमेना जानते क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक हमारे पास फोम है, फोम, उस फोम को मैं एक बकेट में पानी है, मैं क्या कर रहा हूं देखना, उस फोम को मैंने लिया और उस पानी के अंदर ऐसे डाला, तुरंत निकाल लिया, तो क्या पानी उसके अंदर के सारे पार्टिकल तक जा चुका होगा, तो आंसर इज नो।
पानी अभी कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे है, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। और अगर हम इसे उठा के डाल दें उसके अंदर और पड़ा रहने दें 2 घंटे के लिए, तो क्या होगा, पानी उसके बिल्कुल अंदर के जो फोम हमने लिया था वो उसके बिल्कुल अंदर वाले पार्टिकल तक जा चुका होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बल्क फिनोमिना, है ना। तो जो पहला वाला केस था जो सरफेस फिनोमिना था उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, और जो दूसरा केस है जिसमें पानी बिल्कुल उसके अंदर तक जा चुका उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ए बी, बॉल वाला बी। तो ऐसे ही जो आपका इवापोरेशन होता है वो भी एक सरफेस फिनोमिना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, इधर देखो, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर वाले, ये वाले सबसे ऊपर वाली लेयर के, जब आप इसे हीट करोगे, बहुत ध्यान सुनो, जब आप इसे हीट करते हो तो क्या होगा कि नीचे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जाके क्या करेंगे, इसे धक्का देंगे, और जब इन पार्टिकल को धक्का देंगे तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इवापोरेट होने लग जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे जितने ऊपर वाली लेयर में पार्टिकल है, सपोज ऊपर वाली लेयर में मान लो 20 पार्टिकल है, तो 20 ही पार्टिकल तो इवापोरेट होंगे। लेकिन अगर तुमने क्या करा, तुमने टेम्परेचर तो हाई रखा और सरफेस एरिया बढ़ा दिया लिक्विड का। अब देखो लिक्विड भरा हुआ इतने में, ये देखो, अब सुनना बहुत ध्यान से, ये लिक्विड है। अब क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे अपर वाली सरफेस पे, जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे लिक्विड के मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। अब अगर तुमने इसे हीट करा तो यहाँ भी कंडीशन वही होगी कि जो नीचे वाले पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जाके वो क्या करेंगे, इन पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ये इवापोरेट होंगे। अब मान लो यहाँ पे पार्टिकल 20 थे तो 20 गए। अब यहाँ पे तुमने जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा रहे होंगे। अगर ज्यादा रहे होंगे तो ज्यादा पार्टिकल जाएंगे, मान लो यहाँ पे 40 पार्टिकल चले गए। तो भैया ऑब्वियसली अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे इवापोरेशन भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है। तो इसका मतलब ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2022 में आया हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि अगर हम बात करें इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, लिक्विड की सरफेस एरिया की बात हो रही है। चलो भैया चले आगे, सॉल्यूशन इसका देख लो, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। कूलिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो यार, पहली बात तो इवापोरेशन होता क्या है, इवापोरेशन का मतलब है लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, वेपर्स में। अब इसमें कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, घड़े की बात कर लेते हैं। घड़े में जो पानी रखा हुआ है, बहुत ध्यान देखना, पानी रखा हुआ है, ये ठंडा कैसे होता है, देखो कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो ये था घड़ा। अब ये करेगा क्या, ये अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड अपनी सराउंडिंग से क्या करेगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी लेके अपने बीच के जो पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल हैं, जैसे ए और ए के पार्टिकल है ये, है ना, ये इसे ब्रेक करेगा। जो वाटर के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उन्हें क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा, हीट लेगा, और जब ये टूटेंगे तो ये क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। अब जब ये वापस से इवापोरेट करेंगे, ये निकल गए बाहर, तो इनकी एनर्जी ज्यादा थी, बाहर चले गए। अब जो बचा रह गया, देखो जिन पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा थी वो तो चले गए, उनका टेम्परेचर ज्यादा चले गए, लेकिन जो पार्टिकल रह गए वो कैसे होंगे, वो तो लो एनर्जी के होंगे, यानी कि उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, समझ गए। और इसी तरीके से तुम्हारा जो ये मटका होता है उसके अंदर का पानी जो है वो ठंडा बना रहता है, सिंपल सी बात है ना। चलो आगे चलें। हीट कर्व ऑफ, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना, कि देखो आप हीट करोगे, बस वही है, अलग अलग तरीके से दे रखा है कि अब सॉलिड से वापस से मेल्ट हो रहा है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां तक की लिख देते हैं एक बार, यहां से लेके यहां तक का लेटेंट हीट होगा, यहां से लेके यहां तक का। ये वाली हीट लेटेंट हीट नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेटेंट हीट में टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। देखो इसमें टेम्परेचर ये रहा कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा वाला रहेगा, ये वाला। तो टेम्परेचर देखो हीट बढ़ती जा रही है, मैं बता चुका ना, हीट आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर आपका कैसा है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये बार बार हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम इसमें टाइम अपना दे चुके हैं। चलें आगे, और आगे देख लो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब वो जो किसी भी चीज़ का मिक्सचर ना हो। जैसे अगर मैं बोलूँ ये सिंपल सा, ये मान लो ये लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड है मतलब इसमें सिर्फ लोहा है, तो ये प्योर हो गया। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार इसमें लोहे के साथ इसमें कार्बन मिला दो तो ये स्टील बन जाएगा। पता है स्टील क्या होता है, मिक्सचर होता है ना आयरन का। मेजरली जो स्टील होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टील में कार्बन होता है और अपने पास लोहा होता है, आयरन होता है। तो अब अगर इसमें आयरन में मैंने आयरन और कार्बन मिला दिया तो अब ये इम्प्योर हो गया ना, मतलब इम्प्योर का मतलब है मिक्सचर हो गया ना, ये समझ रहे मेरी बात। तो वही चीज है, ध्यान रखना। तो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें किसी भी टाइप का कोई मिक्सचर नहीं होता है, जो एकदम इंडिविजुअल उनकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, अकेला है, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस का एक बार क्लासिफिकेशन देख लो कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो दो टाइप के हैं। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं इम्प्योर। प्योर के अंदर कौन कौन आएगा, एक तो एलिमेंट आ जाएंगे, दूसरे कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है ना। एलिमेंट कितने टाइप के हैं, एक मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, और नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। अच्छा एक बात याद आई नोबल गैसेस से, कि अगर मैं आपको बोलूं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं,
तो क्या बताओगे, बताओ सब लोग बताओ मुझे जल्दी से कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो आप कहोगे सर नोबल गैसेस तो होती हैं ग्रुप नंबर 18 की गैसेस, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कहें ग्रुप नंबर 18 की गैसेस जो हैं कौन कौन सी हैं, तो कहोगे सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, और आपकी बात सही भी है। अगर मैं कहूँ इनर्ट गैसेस कौन सी हैं, अब बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ग्रुप नंबर 18 की जो गैसेस हैं उन्हीं को इनर्ट कहते हैं, उन्हीं को हम नोबल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। देखो ये बात तो आपकी सही है कि ये सबकी सब गैसेस नोबल हैं, ठीक है ना। इन सारी गैसेस को अपन क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, ये बात सही है। लेकिन इनर्ट गैस सारी नहीं होती। इनर्ट सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस को ही कहा जाता है। यही 3 गैस क्या है बेटा, इनर्ट है। इनर्ट क्यों है, क्योंकि इनका आज तक नेचर में कोई भी कंपाउंड नहीं पाया गया। इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो इकलौती हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 ही ऐसी गैसेस हैं जिन्होंने आज तक किसी से रिएक्शन नहीं करी है, इसीलिए नेचर में इनका कोई भी कंपाउंड नहीं पाया जाता। तो सिर्फ इन 3 गैसेस को अपन क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। बाकी नोबल जो है वो सब है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फिलहाल आएंगे अभी इस पे आएंगे, डिटेल्स आएंगे। फिर बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। मिक्सचर आपके पास 2 हो गए, एक होमोजीनियस हो गया और एक हेटेरोजीनियस हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें एक एक करके डिटेल से अपन पढ़ते हैं। चलो देखो, तो पहली बात तो पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। अभी तुम तुम्हें ये बताएंगे कि इसमें मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक बार पीरियोडिक टेबल जो है रटवा भी दूं थोड़ी सी, ठीक है। तो एक काम करो, चलो पढ़ ही लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अभी आपने देख ही लिया कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि लेफ्ट में हमारे पास कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और आप 12th करके आप यहाँ पे आए तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है ना। देन बीच में कौन से होते हैं, डी ब्लॉक, और राइट में हमारे पास कौन रखे होते हैं, पी ब्लॉक। सॉरी गाइस, सॉरी, इसी थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया। देखो ये है कहानी। तो ये कौन से ब्लॉक है, ये हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर द एस ब्लॉक। ये कौन से भैया, ये है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये अपने पास कौन से हैं, ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और नीचे एफ ब्लॉक होते हैं। तो देखो यार, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चाहो तो मत याद करना, इन्हें याद कर लो। सबसे पहला कौन सा है, इसी कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ये वाला अपने पास हो गया, अपने पास फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारे पास सेकेंड ग्रुप। फिर देखो ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक, ग्रुप नंबर 12 तक आ जाता है किसमें, डी ब्लॉक में। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 13, फिर 14, 15, 16, 17, और बेटा कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 18, ठीक है ना। अच्छा, इनमें भी लाइन खींच लेते हैं कि देखो ये हो गया, देन ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर और हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन। तो ये तुमने याद कर रखा होगा कि हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। तो आपने याद रखा होगा कि हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। एलिमेंट के नाम देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और तुम्हें ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सेकंड ग्रुप देखो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अगर किसी बच्चे को ये आती है तो तुम आगे बढ़ जाओ, स्किप कर दो वीडियो, ठीक है ना। और किसी बच्चे को नहीं आता तो एक बार थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे, वो देख लो, फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। देखो बेटा, सेकंड ग्रुप कैसे याद करोगे, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ध्यान रखना, और ध्यान रखना फ्रेंशियम और रेडियम ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलो अब आ जाओ ग्रुप नंबर 13 में, कैसे याद करते हैं, याद करते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। इसके नीचे भी एक एलिमेंट आएगा, लेकिन तुम लोगों को पता है कि हम लोग 100 तक के एलिमेंट तक तो 99 तक तो ठीक है, 100 तक के एलिमेंट फिर डिस्कवर नहीं होते, तो उनका आयुपैक नेम रखते हैं अनिल, नीलियम, अनिल, बाइयम, तो ये वो इनकम्प्लीट सीरीज बोली जाती है। फिलहाल उसके नीचे जो भी है तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें इतना याद करना है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगला देख लो, काशी गए संत प्रभु, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उससे टेपो, चीटिंग करो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर ये तो तुम्हें याद ही है ना, इसे कौन भूल सकता है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। एंड देन उसके बाद कौन सा आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
और रेडॉन। ध्यान रखना, लेकिन रेडॉन नीचे आएगा AT से, AT के नीचे भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तुम्हें मैं चाह रहा हूँ कि तुम इतने एलिमेंट याद कर लो। और एक और बात भी है, तुम्हें पता है कि इसका देखो एक मैजिक नंबर होता है बेटा, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखो तो तुम्हें पता है मैजिक नंबर है। इससे हम क्या करें, देखो यार हीलियम का तुम्हें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब 2 के क्रॉस में कितना है, 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के 8 में क्या, 10 के क्रॉस में क्या है, 8, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 18 कितना हो गया, 36, 36 और 18 कितना हो गया बेटा, 54 हुआ ना, 56, और 54 और 32, 4, 2, 6, 86 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो। यानी अगर आपको बस इतना सा याद है, एक आपको S ब्लॉक याद है, एक आपको P ब्लॉक याद है, तो बेटा इसकी हेल्प से आपको इनके एटॉमिक नंबर रटने की भी जरूरत नहीं है, आप इनके एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल लोगे। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, फिर इसका कितना होता है बेटा, 6, इसका 7, इसका 8, इसका होता है 9। समझ गए कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक, ऐसे इसका देख लो, एल्यूमिनियम कितना होता है, 13। अब देखो 13 के सामने क्या है, 8 नहीं, 13 का क्रॉस में देखो क्या है, 13 के क्रॉस में क्या है, ये वाला 18, तो 13, 18 कितना हो गया, 31 हो गया, 31 और अपने पास कितना है, 18 कितना हो गया, 49, ठीक है। और 49 और 32 कितना हो गया, 81। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। अब 13 के बाद क्या था, देखो 13 के बाद था 14, ये हो गया 15, 16, ये हो गया 17, ये हो गया 32, 33, ये हो गया 34, 35 और इधर 36, सही है। 49 के बाद ये क्या आ जाएगा, 50, 51, 52, 53, 54, फिर इधर 82, 83, 84, 85 और 86, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे आती है तो आप इनके एटॉमिक नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो बहुत डेप्थ में जाना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वो सब हमें ऑब्वियसली हम NDA दे रहे हैं, हमें कोई JEE का एग्जाम तो देना नहीं है, तो वो हमें नहीं, बस हाँ, लेकिन तुम्हें ये एलिमेंट, इनके एटॉमिक नंबर और इतना तो बेसिक सा आना ही चाहिए, और तुम्हें आता भी है, जस्ट एक बार रिवाइज कराया है तो कर लो। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट की वैसे तो नीड नहीं है ना, लेकिन अगर तुम्हें याद करना पड़ जाए तो मैं तुम्हें बस लिखवा दे रहा हूं, तुम चलो करो चाहे ना करो। देखो पहली कैसे याद करते हैं, पहली सीरीज 3D सीरीज, सक टीवी कर मन फेको नी क्यू जिंक, ऐसे याद करते हैं, सक टीवी कर मन फेको नी क्यू जिंक। अगली सीरीज देखो, अगली सीरीज करते हैं कि यारी जरा निभाना मौत मॉलिबिडनम तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है ना। तो इसे अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला कैसे याद करते हैं, ला हफ्ता वरना रियोज इधर पिटाई और होगी, समझ गए, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 के आगे इसका 58 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 57 के आगे 14 ऐसे एलिमेंट आ गए थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, F में, तो उन्हें हम कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। तो लैंथेनम के आगे कहाँ से आता है, सीरियम से, सी पर नडपम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम ब्लू। तो चाहे करो चाहे ना करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुमने S ब्लॉक और अगर तुमने P ब्लॉक नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने ट्रिक से तुम्हें S ब्लॉक और P ब्लॉक बताया, ये तुम कर लेना बस इतना, ठीक है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, चले आगे देखो। हाँ तो हम लोग, हाँ अब आगे चलते हैं। फिर अपने पास क्या था, पीरियोडिक टेबल में पहले तो आप ये देख लो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा माता ऊपर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि अपने पास जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है स्काई ब्लू टाइप का, ये हमारे सारे मेटल्स हैं, ग्रीन वाले हमारे मेटेलॉइड हैं और येलो वाले हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो आप एक चीज़ देखो, सिर्फ एक इधर हाइड्रोजन और इधर वाले P ब्लॉक में, सिर्फ P ब्लॉक में, बाकी ना तो D ब्लॉक में ना ही F ब्लॉक में हमारे पास नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल कहाँ आता है, ये वाले में, इसके बाद है ना, जितना येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नॉन मेटल सिर्फ किस में है, एक तो हमारे पास P ब्लॉक में और एक हमारे पास हाइड्रोजन भैया है। तो अगर ये नॉन मेटल है तो ये उधर ना रख के इधर क्यों रखा गया, तो बेटा ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस पर अभी भी बहुत मतभेद चल रहा है, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना। अब हमें एक एक करके इन्हें पढ़ना पड़ेगा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, देखो जब हम लोगों के पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, बहुत स्टार्टिंग में जब इसकी पढ़ाई स्टार्ट करी गई,
तब ये समझ पाना कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो उस समय क्या करा जाता था, उस समय बड़ा ही बेसिक लेवल पे क्लासिफिकेशन करा गया कि ऐसे कुछ भी पकड़ेगा हाथ में जो भी आ गया, अब वो मेटल है नॉन मेटल हमें नहीं पता, हम ऐसे जा रहे हैं उसमें दीवार पे मारते हुए जा रहे हैं या जगह जगह पे मारते हुए जा रहे हैं, अरे टन टन आवाज आई तो मेटल, टक टक आवाज आई तो नॉन मेटल। इस बेसिक लेवल पे इनका क्लासिफिकेशन करा गया था। बट आज के टाइम पे बहुत सारी पता है आपको क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ है, हम बता सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सीधे उसी पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करो कि मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्टिविटी करंट फ्लो करा सकते हो मेटल से। डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप इन्हें थिन वायर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और मेटेलिक स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाँ वही वाली बात है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है इन्हें थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, पीट सकते हो, पीट के उसमें लश्चर होते हैं, ठीक है ना। तो यही है इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चले देखो। फिर उसके बाद वही वाली बात, आप नॉन मेटल देख लो क्या होते हैं। नॉन मेटल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, पढ़ लो फटाफट कि भैया देखो, नॉन मेटल की अगर बात करें तो लो कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ज़्यादातर गैसेज होते हैं, ब्रिटल सॉलिड होते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, और शाइन नहीं करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। कैन भी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है जस्ट तुम्हें सिंपल इतनी ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वैरायटी जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और फॉस्फोरस है, ये हमारे नॉन मेटल्स हो गए। अब देखो मेटलाइट क्या होता है। मेटलाइट आपको पता है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किसकी बात करी थी, स्टील की बात करी थी। अब स्टील क्या है, एक टाइप का मेटलाइट ही तो है, मिलके बना हुआ है, किससे, नहीं सॉरी, स्टील मेटलाइट कैसे हो गया, स्टील तो मिक्सचर का एग्जाम्पल दिया था, है ना। मेटलाइट का एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्रास हो गया, है ना, और क्या क्या होते हैं, वही सब हो गए। तो देख लो भाई कि मेटलाइट क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, कैन हैव हाई और लो लस्टर, यानी कि शाइनी और डल, और मे नॉट बी डक्टाइल और मेलिएबल, है ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर उसका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है। और नॉन अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ क्या है, क्योंकि मेटलिक प्रॉपर्टी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो नहीं होते हैं। और इनसे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा सेमीकंडक्टर इस टाइप से कि SI फिर ऐसा ऐसा करके ये ऐसा डायग्राम बनाया होगा, बनाया है। तो जो तुम्हारे मोबाइल के चार्जर होते हैं ना, उसमें यूज़ होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ है मेटलाइट की, इन्हें भी जल्दी से आप देख लो, ठीक है। इन्हें देखने के बाद आगे चलें और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है ना। भैया देखो, जनरली अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में एक तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, एक तरफ लिखा हुआ कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है। कह रहा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपाउंड दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे CL के मिला दिया, HH का मिला दिया, हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है, दोनों को मिला दिया, मॉलिक्यूल बन गया। CL मिला दिया, क्लोरीन बन गया, Br बना दिया, ठीक है ना। अगर सेम प्रॉपर्टीज हैं दोनों की तो कैसे हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। कंपाउंड कह रहा है डिफरेंट एटम को कंबाइन कर दो, अगर आपने सेम एटम को कंबाइन करा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। डिफरेंट एटम, एक हाइड्रोजन ले लिया आपने, है ना, और एक आपने क्या करा, क्लोरीन ले लिया, तो दो डिफरेंट एटम को मिलाया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो वही लिखा हुआ है डिफरेंट एटम कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी एक बार देख लो। कंपाउंड तो आपको पता चल गया, है ना। अब मैं कह रहा हूं कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में ये क्या डिफरेंस है, एक बार जरा ये भी समझ लो। देखो अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो अमोनिया है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इन्हें डिफरेंट है तीनों, और इन्होंने मिलकर क्या करा, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। अब अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तब तक तो ये कंपाउंड है। लेकिन अगर आपने इसे एक प्रोटॉन दिखाया और जैसे आप इसे एक प्रोटॉन दिखाओगे, इसने लोन पर फेंक के मारा और ये बना लिया अपने पास NH4 एंड इधर पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो जब तक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी और वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तब तक वो कंपाउंड। अगर वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। तो ये भी बात ध्यान रखना। अब कॉम्प्लेक्स जनरली आप D और F ब्लॉक में पढ़ते हो तो डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। चलो आगे। हाँ, अब कहता है कि मिक्सचर क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर 2 टाइप के हैं, ठीक है ना। पहले तो मिक्सचर क्या है, जो आपको 2 या 2 सब्सटेंस को आपस में मिला दो मिक्सचर हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, अगर जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो वो होमोजेनियस हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मान लो, तो वो हेटेरोजेनियस हो गया, है ना। तो एक बार पढ़ लो कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इवनली का मतलब इक्वली, और थ्रू आउट एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन पार्ट फ्रॉम अनदर जस्ट बाय लुकिंग एट इट, मतलब देख के तो मुझसे नहीं कर सकते। हेटेरोजेनियस क्या होता है, देख के पता चल जाए कि अलग अलग आ रहे हैं। जैसे हेटेरोजेनियस चाय मूंगफली रखी हुई है, देख रहा, तो वही लिखा हुआ है। अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज अ combination of 2 or more substances where the components are not evenly distributed, ठीक है बेटा। चले आगे चलो।
क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। आइसक्रीम, आइसक्रीम यार मिक्सचर ही होगा ऑब्वियसली, एयर भी मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। हनी क्या है, मिक्सचर ही है। आइस नहीं है, आइस तो वाटर ही है, आइस को मिक्सचर थोड़ा ना है कि किसी चीज को मिला दिया है। आइस को तो अब तुम ये मत कहना कि सर H2 और O2 को मिलाया गया है, भैया ये एक फिक्स्ड कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो में, आपको पता होगा इनका रेशियो कितना होता है, 8:1 होता है। फिक्स कंपोजिशन में मिला के कंपाउंड बनाया गया, ये वो मिक्सचर नहीं है कि तुम सोचो इन्हें तुम देख के अलग अलग कर लो, ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन अलग निकाल लो और ऑक्सीजन अलग निकाल लो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए, यानी कि आइस। ये भी देखो NDA 2019 का क्वेश्चन है। चले आगे, ये इसका सोल्यूशन दिया हो, इसकी जरूरत नहीं है, आगे चलो। अब कह रहा है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो कि मिक्सचर प्रॉपर्टीज क्या है। तो कह रहा है सब्सटेंसेज डू नॉट केमिकली कंबाइंड, जो केमिकली कंबाइंड नहीं है, जैसे चावल के अंदर कंकड़ का आ जाना, केमिकली कंबाइंड थोड़ा निकालो फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सब्सटेंसेज में चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस बट नॉट केमिकल, वही वाली बात हो गई। सब्सटेंसेज कैन बी प्रेजेंट इन एनी अमाउंट, किसी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, मिक्सचर की। अब देख लो मेथड ऑफ सेपरेशन बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल, अरे वो नहीं देखा तुम लोगों ने, जहाँ पे कचरा वगैरह डंप करते हैं तो वहाँ पे वो जो क्रेन होती है उसमें बहुत बड़ा मैग्नेट लगा के उस कचरे के ऊपर ऐसे करके घुमाया जाता है कि अगर कहीं पे मैग्नेट वैग्नेट है तो उसमें सब आके चिपक जाता है। तो ये भी सेपरेशन ही तो है, कचरे से मैग्नेट लोहा अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेपरेशन है, हमें थोड़े थोड़े करके बस समझ लेने क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो क्या क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है। तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम लोग क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन में, जो भी हमारे पास एसिड का या बेस का या कलर सोल्यूशन होता है उसमें हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ये क्रोमेटोग्राफी पेपर जाके उस पर टच कराओगे, हल्का सा भी टच कराओगे, तो क्या करेगा, उसके अंदर का जो लिक्विड की लेयर है वो पूरा इस पर चढ़ने लग जाएगी, चढ़ ऐसे ऐसे आके चढ़ गया, ठीक है ना। अब क्या, अब आप इसे क्या करो, सुखा लो। सुखाने के बाद होगा क्या कि उसके अंदर जो सॉलिड पोर्शन था वो तो पीपीटी बन के इसके ऊपर चिपका रह जाएगा, और जो लिक्विड वाला था वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब कि सूख के उड़ जाएगा, और जो सॉलिड था वो अलग हो जाएगा। तो तुमने क्या करा, उस सॉल्यूशन से सॉलिड को एक तरीके से अलग कर लिया, इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड, है ना। A substance formed by a chemical union of 2 or more elements. Mixture that are suitable for separation by chromatography included, क्या क्या करते हैं हम लोग इससे, देखो इंक करते हैं, डाइस करते हैं, एंड कलरिंग एजेंट करते हैं इन फूड में, ठीक है। सिंपल क्रोमेटोग्राफी इज कैरीड आउट ऑन पेपर, ये मैंने आपको बताया क्या होता है। देखो कि हमारे पास फिल्टर पेपर था, हमने क्या करा, उसमें डिप करा, डिप करने से क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स पे आके चढ़ गए, फिर आपने क्या करा, इसे आके सुखा लिया, ठीक है। तो आपको इस पर दिख जाएगा। हालांकि ये कलर के टर्म में करा गया, मैंने आपको सॉलिड सेपरेट कैसे करते हैं वो बताया। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व्स कूलिंग अ कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन को हम क्या करना है, कूल कर रहे हैं, टू जनरेट क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ये वही वाली बात हो गई कि इम्प्योर सैंपल था, हमने उसे क्या करा, कूल करा, कूल करके हमने क्या करा, उसके सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया क्रिस्टल्स में, छोटे छोटे, जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हो तुम लोग, ठीक है ना। सिंपल सा है, ये पढ़ चुके हो, यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सब्लिमेशन क्या है कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट था, आपने इसे क्या करा, हीट करा, तो इससे क्या हुआ, आपको वेपर्स मिल गए, किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, समझ गए, और जो सॉल्ट है वो रह गया आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज सेपरेट एंथ्रासीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रासीन। देखो कह रहा है कि एक तरफ हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास सॉल्ट है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, अपने पास एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन, पहली बात तो एंथ्रासीन होता क्या, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। देखो एंथ्रासीन ही होता है जो तुम 3 बेंजीन देखते हो एक साथ बनी हुई, ये है ना, ये इसे कहते हैं एंथ्रासीन। अब अगर एंथ्रासीन और सॉल्ट आपस में मिला हुआ है तो इसे तुम कैसे अलग अलग करोगे, जल्दी बता दो। तो भैया देखो, इसे आप क्या करो, जल्दी बता दो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने भी, देखो डिस्टिलेशन कर दो, ठीक है। डिस्टिलेशन क्यों करोगे, सॉरी डिस्टिलेशन नहीं, सब्लिमेशन कर दो। सब्लिमेशन से क्या होगा, देखो ये तो तुम्हारा इवापोरेट होगा नहीं, ये इवापोरेट होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन एंथ्रासीन क्या इवापोरेट हो जाएगा तुम्हारे पास, तो बस वही है। देखो क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन एज एंथ्रासीन इज सब्लिमेबल। सब्लिमेबल का मतलब उड़ जाएगा, है ना, इवापोरेट हो जाएगा, आप कह सकते हो वोलाटाइल कह सकते हो, बट सॉल्ट इज नॉट, सॉल्ट नहीं होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, नहीं इवापोरेट होगा, सिंपल सा है। अगला देखो, ये देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, हट जा, ठीक है ना, कब पूछा गया, 2021 में। अब वैसे तो एक ब्रेक का टाइम हो गया यार, 2 मिनट रुको, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ मैं, बहुत देर से वीडियो चल रही है, 1 मिनट दो, पानी वानी पी के फिर आता हूँ। तुम लोग भी ले लो यार ब्रेक।
देखो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो देख लो एक बार। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, बस तुम्हें इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ना ही आपसे बहुत डेप्थ में पूछा जाएगा। ये तुमसे जो 9-10 वाले टॉपिक है वही पूछे जाएंगे, और जहाँ पे डेप्थ में पूछा जाएगा वो हम तो बताएंगे, डोंट वरी। तो वही कह रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। देखना यहाँ पे मेन बात क्या लिखी हुई है कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, बस इतनी बात तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए। इनटू, और 2-4 एग्जांपल याद कर लो, इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सेपरेटिंग लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसका एग्जांपल तो बहुत बढ़िया दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो क्रूड ऑयल करते हैं बट एक एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने क्या करा, इस बीकर के अंदर मैंने भर दिया वाटर। क्या भरा हुआ है, वाटर, प्लस मैंने इसके अंदर भर दिया थोड़ी सी दारू। क्या भर दी बेटा मैंने, दारू। दारू का मतलब एथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये अपने पास वाटर हो गया। ये क्या है अपने पास, ये है हमारे पास एथाइल अल्कोहल। तो एक एथाइल अल्कोहल भर दिया और एक हमने वाटर भर दिया। अब एक बात बताओ, एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, अब जब आप इस सोल्यूशन को हीट करोगे तो मुझे बताओ, जब आपने इस सोल्यूशन को हीट करना चालू करा तो क्योंकि एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही टेम्परेचर आपका इस सोल्यूशन का टेम्परेचर जैसे ही कहाँ पहुंचेगा, 78 डिग्री सेल्सियस, एथाइल अल्कोहल इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। लेकिन क्या वाटर के पार्टिकल होंगे, नहीं होंगे भैया, वाटर का तो 100 डिग्री तक तो कुछ होगा ही नहीं, 100 से स्टार्ट होगा। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर आप 78 से लेके 80-82 तक लेके जाओगे, इस पूरे से सारा अल्कोहल क्या होगा, उड़ चुका होगा। अब इसके अंदर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वाटर बचेगा। तो ये हमने क्या करा, हमने एक तरीके से अल्कोहल को अलग कर दिया, वाटर को हमने अलग कर दिया। ऐसे क्रूड ऑयल करा जाता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है देख लो कि जो पेट्रोलियम गैस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो, लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। गैसोलीन का 25 से 60 डिग्री के बीच में होता है। तो हम हीट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो है हीट होता जाएगा। ऐसे नेफ्था का लिखा हुआ है। फिर पैराफिन जो एरोप्लेन वगैरह में यूज़ करते हैं ऑयल, है ना, उसका देखो लिखा है 180 से 220 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिखा हुआ है। फिर डीजल का लिखा हुआ है 220 से 250 के आसपास। फ्यूल ऑयल का लिखा हुआ है 250 से 300 के आसपास। मतलब देख लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर लास्ट में 300 से 350 लिख रहा हुआ लिब्रिकेटिंग ऑयल का। तो ये एक वो प्रोसेस है जिससे हम लोग लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल देके समझाया। ठीक है, तो चलें आगे, हम चलते हैं अपन आगे। क्या है भैया, तो कह रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक तुमने पढ़ी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि बी आंसर ये रहा तुम्हारे पास। ठीक है ना, चलो देखो ये भी यार एनडीए, देखो अब तुम समझ रहे हो, बस तुमने ये एग्जांपल याद रखना कि किससे होता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2022 में कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आप एग्जांपल याद रखना कि भैया कौन से वाले से किसे सेपरेट कर रहे हैं। बाकी वो डिटेलिंग तुमसे नहीं पूछे, क्या होता है, कैसे करते हैं, कितना टेम्परेचर लेते हैं, क्या उसका सेटअप तैयार होता है, ये सब डिटेल में आपसे नहीं पूछता है ना। देख लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, पढ़ लो, समझ लो कितना तुम्हें इसमें पढ़ना है। अगला देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या हुआ है। तो बस इसमें भी आप इसका पूरा एक्सपेरिमेंट देखने की जरूरत नहीं, खाली इतना पढ़ो कि स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड प्राइमरीली टू सेपरेट टेम्परेचर सेंसिटिव और हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस। तो बस यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम मिक्सचर, स्पेशली फॉर एक्सट्रैक्टिंग, है ना, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। तो बस तुम्हें इतनी बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है वो कहाँ के लिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात किसे करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसे करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स को फ्रॉम द प्लांट मटेरियल्स। बस आपको यहाँ पे भी इतनी ही बातें याद रखनी है। इसका भी शायद क्वेश्चन होगा, नहीं है। इवापोरेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, लिक्विड का वेपराइज हो जाना। ये वापस से क्यों आ गए यहाँ पे, हाँ अब यहाँ से देखो, अब बात करते हैं सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर सॉल्यूट का मतलब होता है जो लेस अमाउंट में हो और सॉल्वेंट का मतलब होता है जो मोर अमाउंट में हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है कि तुम कह रहे हो कि जो लेस अमाउंट में है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, है ना। मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होगा, बेटा लार्ज अमाउंट में होगा, उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बीकर दे दूं और इस बीकर के अंदर मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी जो एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था अपन ने, हमने वाटर लिया था, ठीक है ना। ये पेन बदल लेते हैं जरा, एक तो मैंने वाटर ले लिया था इसके अंदर, और वाटर के साथ हमने मिलाया क्या था, C2H5OH। तो एक तो हमने मिलाया था वाटर, और वाटर के साथ दूसरा अपन ने क्या मिलाया था, एथाइल अल्कोहल। तो अगर इसके अंदर मिक्सचर है किसका, वाटर का और एथाइल अल्कोहल का,
और मैं कह रहा हूं कि दोनों का अमाउंट बराबर बराबर है, कि ये भी कितना है 50 ml और नीचे वाला भी कितना है 50 ml, यानी कि वाटर भी हमने कितना ले लिया बेटा 50 ml ले लिया, और जो तुम्हारे पास एथाइल अल्कोहल है वो भी कितना है 50 ml है। तो मुझे बताओ अगर दोनों का अमाउंट बराबर कर दें तब आप कैसे पता करोगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? क्या मेरी बात समझ रहे हो? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। तुम लोगों ने बोला कि इन जनरल तो क्या है, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर मैं अमाउंट इनका बराबर कर दूं तो कैसे करोगे? तो बेटा अभी तुमने क्या करा था, तुमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था कि एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फिर हम सेपरेट करेंगे। पहली बात तो एक चीज समझो, वाटर को तुम किसी के साथ भी मिला दो, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर वाटर को तुमने एथाइल अल्कोहल के साथ मिला दिया है तो पहली बात तो वाटर क्या था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बट मान लो वाटर ना होकर कुछ और होता तो तुम देखते बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सॉल्यूट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलें और आगे चलो। अब देखो कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड के सॉल्यूशन होते हैं और सॉलिड के सॉल्यूशन है। आप सॉलिड सॉलिड को मिला सकते हो, गैस गैस को मिला सकते हो, लिक्विड लिक्विड को मिला सकते हो। तो ऐसे आओ देखते हैं फटाफट जल्दी से। तो कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ऑफ गैसेस, अ गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विद नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। आपको पता है जैसे एयर हो गया, एयर मिक्सचर है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है ना, ओजोन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब हो गया, गैसेस के एग्जांपल ले लो। आगे देखते हैं, फिर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्ट और वाटर को मिला दो, ये सॉल्यूट है तुम्हारे पास क्या सॉल्ट, ये तुम्हारे पास सॉल्वेंट है क्या वाटर, है ना। ये क्या है तुम्हारे पास, ये है H2O और ये क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास NaCl। तुमने मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि लिक्विड सॉल्ट एंड वाटर, तो वो हुआ ना सॉलिड और वाटर, हाँ सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है ना। अगला देख लो, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब देखो, ये मैंने बताया था स्टील क्या है, स्टील होता है तुम्हारे पास Fe, ठीक है ना, Fe प्लस कार्बन का होता है, ठीक है ना। तो वही है, कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपने दो सॉलिड को आपस में मिला दिया तो उन्हें हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, जनरली एलॉयज बोलते हैं। ब्रोंज किसका होता है, ब्रोंज में शायद हम लोग टिन लेते हैं और दूसरा कौन सा लेते हैं, एक टिन लेते हैं और एक कॉपर लेते हैं, क्या कॉपर टिन लेते हैं शायद, ठीक है ना। ऐसे गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब गोल्ड नहीं है, गोल्ड क्यों लिख दिया यहाँ पे। अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब इन्हें मिला दें अगर आपस में, ठीक है। बट ध्यान रखना स्टील तुम्हारा ऑलरेडी एलॉय होता है, Fe और कार्बन का ही होता है, ठीक है। चले आगे, चलो आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन, इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है। तो बेटा देखो, एलॉय तो है, मिल्क भी है, एयर भी है, शुगर नहीं है। शुगर क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये तो एक इंडिविजुअल अकेला कंपाउंड है ना, ये कोई तुम्हारा मिक्सचर थोड़ा ना। मिक्सचर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिला दी जाए, जैसे एलॉय हो गया, मिल्क हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। तो वही देख लो, शुगर क्या है, शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आपका नहीं होता है। फिर कोलाइड हो गया, क्या है कोलाइड में देख लो, टाइप्स ऑफ कोलाइड और कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइड का मतलब क्या हो गया, कोलाइड्स वो होते हैं जहां पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक ए के और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बी के, ए और बी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आपस में मिल जाए, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वही है, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखने वाला पड़ेगा, ये तुम्हें टेबल रटनी ही पड़ेगी कि अगर हमारे पास डिस्पर्स फेज्ड क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, हमारे पास सॉलिड है, तो टाइप ऑफ कोलाइड भी कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं और जो तुम्हारे जेम स्टोन पत्थर नहीं होते हैं जो टेबल वगैरह रखते हैं, वो हो गया। फिर अगर तुम्हारे पास डिस्पर्जन फेज क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। और तुम्हारे पास इसके एग्जांपल क्या होगा, पेंट हो गए, सेल्फ्यूट्स हो गए। तो ये तुम्हें टेबल बेटा एज इट इज याद करनी पड़ेगी, इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, इसे तुम्हें रटना पड़ेगा और ये आसान भी है, 2-4 बार पढ़ोगे तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा। चले आगे, चलो आगे। फिर कहता है टिंडल क्या है, टिंडल ऑफ अ कोलाइड। देखो, अ टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड मेकिंग द लाइट बीम विजिबल एज इट पासेस थ्रू। कि अगर देखो अभी तुम्हें यहाँ से अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो ऐसे दिखेगा, बट अगर तुम इसके अंदर कोलाइड होगा तो तुम अगर इससे लाइट निकालोगे तो पार्टिकल तुम्हें अलग अलग दिखेंगे, स्कैटरिंग दिखेगी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल। डायलिसिस क्या होता है, तुमने सुन रखा होगा, सेम वही चीज़ है कि जैसे डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी आ जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स की, तो इस इम्प्योरिटी को क्लीन करना, है ना, उसे बोलते हैं डायलिसिस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायलिसिस ऑफ अ कोलाइड इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई कोलाइड सॉल्यूशन बाय द रिमूविंग स्मॉल डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स सच एज सॉल्ट और अदर इम्प्योरिटीज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये नेचुरल भी होती है और ये आर्टिफिशियल भी होती है, SPM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि तुम्हारे घरों में जो ROs लगे होते हैं उनमें हमारे पास आर्टिफिशियल लगाई जाती है, और जो जानवरों से, प्लांट से है, वो हमारे पास कैसी होती है, वो नेचुरल होती है। तो आई होप इसके बाद कुछ भी इसमें नहीं रहा होगा,
ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट किसका फिनोमिना है, 2021 में देखो एनडी का पूछा गया, तो पढ़ चुके तुम, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि टिंडल इफेक्ट इज फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। एंड आई होप यस, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वी कैन से दैट कि हमने ये वाला चैप्टर भी अपना फिनिश कर लिया है, ठीक है। देखो यार, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर में बहुत बड़ा ना करूँ सो दैट तुम बोर हो जाओ, लेकिन यार कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं, तो वो आपको डिटेलिंग उनकी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही यार, चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में।